Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. So, this is the third class of Unit 1 of Perspective about Mathematical Knowledge. तो मैथ्स की टीचिंग ऑफ मैथ्स की यूनिट 1 का ये थर्ड चैप्टर है द मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम. मतलब कैसे जो मैथ्स है हमारी क्लासरूम ट्रांजेक्शन से बाहर भी यूज होता है, कैसे यूसेज है उसकी, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ आप मैथ्स को आउटसाइड द क्लासरूम नोटिस करते हो. तो ये सारी चीजें देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. देखो, पर्सपेक्टिव अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज में आप टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज कर चुके हो और आप इंट्रोडक्शन कर चुके हो. मतलब हम जान चुके हैं कॉन्सेप्ट क्या था, टाइप क्या थे, नेचर कैसा रहा है मैथमेटिकल नॉलेज का, स्कोप कहाँ कहाँ है मैथमेटिकल नॉलेज का, और मैथमेटिकल नॉलेज की ऐसी थर्ड टाइप कौन सी है जिससे आपकी जो पूरी नॉलेज है वो एक कंप्लीट नॉलेज फॉर्म होगी. क्लियर? मैंने कहा कि मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम. तो फर्स्ट है हमारी बियॉन्ड क्लासरूम कैसे है. फर्स्ट है हमारा इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट. मतलब जब बच्चे एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं. इंटरेक्शन का मतलब क्या है, मान लो एक बच्चा है, उसके पास एक टॉफी है, ठीक है. फिर हमारे पास ये सेकंड चाइल्ड है, उसके पास दो टॉफी हैं. ऐसे उसके पास दो टॉफी हैं. तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसे अपने आपस में बोल रहे हैं कि हम क्यों ना हमारे पास ये एक टॉफी हम थर्ड बच्चे को दे दें जिसके पास टॉफी की संख्या कितनी है, 0. तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो इसके लिए भी बच्चे मैथ्स यूज कर रहे हैं कि पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 3 टॉफी हैं और हम 3 ही पर्सन हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कैसे इन चीज़ों का बाइफिकेशन करेंगे, कैसे एक दूसरे के से शेयर करेंगे. तो इन चीज़ों की भी बच्चों को नॉलेज होना चाहिए. तो बच्चे जैसे ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां भी हमारे मैथ्स की इंपॉर्टेंस होती है. मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा मैथ्स यूज होता है. देन अदर चिल्ड्रन, मतलब एक दूसरे के साथ तो कर ही रहे हैं, एंड जो उनके क्लासरूम बच्चे नहीं है, मतलब क्लासरूम से बाहर हैं, जो स्टूडेंट की तरह काउंट नहीं हो सकते, तो उन बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं. मान लो एक बच्चा शॉप पे जाता है और एक बच्चे के हाथ में वो पेन देख लेता है या पेंसिल देख लेता है शकलका बूम बूम की. तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे की चीज देख के. तो वो बच्चा कहता है कि मुझे भी ये पेंसिल चाहिए. उसके लिए वो अपने उस बच्चे से, मतलब जैसे वो जानता नहीं है, अदर चाइल्ड है, वो उससे पूछता है कि तुमने ये पेंसिल कहाँ से ली. तो वो बता देता है कि दैट शॉप से मैंने वो पेंसिल ली. तो वो बच्चा फिर अपनी मनी काउंट कर रहा होता है कि मेरे पास इतनी मनी अमाउंट है या नहीं है. तो ऐसे उस बच्चे ने उससे बताया कि ये तो मैंने 5 रुपीज की ली है. तो ऐसे जब हम दूसरे बच्चों से भी बात कर रहे होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, वहां भी बच्चे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने 1 को आउट किया, मैंने 2 को आउट किया, मैंने 3 को आउट किया. ऐसे ना हम बात कर रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, आप सब स्नेक एंड लैडर खेल रहे होते हैं. तो हम अदर्स से भी बात कर रहे होते हैं. देन इसके बाद आते हैं फैमिली मेंबर्स. मम्मी पापा से बात करते हैं. आप पॉकेट मनी लेते हो ना, तो पॉकेट मनी लेने के लिए भी हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मतलब फॉर द फैमिली मेंबर्स, ठीक है. इसके बाद नेबर्स. ऐसी ही बहुत सारी इंटरेक्शंस हैं जिनमें मैथ्स का यूज होता ही होता है. देन एनवायरमेंट, स्कूल जाना है, खड़े होने के टाइम क्या होगा, मतलब आपका वेकअप टाइम क्या रहेगा, रीच टाइम कितना है, आप अपने मम्मी पापा को बताते रहते हो. आप स्कूल से ऑफ कब होगा आपका. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम एनवायरमेंट में भी बात कर रहे होते हैं. मान लो आपको वाटर पार्क जाना है और आप अपने पापा को बोल देते हो कि पापा वाटर पार्क जाना है. पापा बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास ना अमाउंट नहीं है इतना, वाटर पार्क तो बहुत महंगी टिकट होती है. तो वो बच्चे के पास अपने एनवायरमेंट से कहीं पता चल जाते हैं कि नहीं पापा, 1000 रुपीज की टिकट नहीं होती है, बच्चों के लिए सिर्फ 400 की टिकट होती है. तो ऐसे आप एनवायरमेंट में रहते रहते भी बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट. साइकोलॉजी का मतलब बच्चों के दिमाग को जानना है. तो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानने के लिए भी अब साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट में है कि आप बच्चों को रीजनेबल बनाओ,
ऑनेस्ट बनाओ, ये सारी चीजें हमें, मैंने जब मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कराया तो वो तुम्हें बता दी थी कि चाइल्ड साइकोलॉजी को जानने के लिए भी या चाइल्ड साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी मैथ्स हमारा कैसे हेल्पफुल है। देन चाइल्ड नॉलेज मीन्स मैथ्स इज कनेक्टिंग द प्रायर नॉलेज प्लस द न्यू नॉलेज, जो भी आपकी न्यू इंफॉर्मेशन होती है, तो इससे भी आपका ध्यान रखता है। देन चाइल्ड एनवायरनमेंट, बच्चे के एनवायरनमेंट को कंडसिव बनाने में भी मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइक आप टॉयज लेके आ रहे हो तो बच्चे टॉयज काउंट कर रहे होते हैं, बच्चे टॉयज इंडिकेट कर रहे होते हैं, इंडिकेट भी नहीं कर रहे होते तो शेप्स बता रहे होते हैं, शेप्स बता रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जैसे आपने काउंटिंग ट्रेन ला दी है, तो ये सारी चीजें बच्चे खुद से कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम मैथ्स का यूसेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका करिकुलम सिनेरियो, मतलब जैसे जैसे आपका करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम होती है, तो वहां पे भी आपका मैथ्स बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे? चाइल्ड सेंटर्डनेस को देखने के लिए कि आप अगर कोई भी टीचिंग कर रहे हो तो बच्चा हमारा सेंटर पोजीशन पे है, और हाँ हमारी जो अदर फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट हो गया, फैमिली हो गई, बैकग्राउंड हो गया, ये सारी चीजें भी अगर किसी चीज पे डिपेंड कर रही होती हैं तो वो आपका चाइल्ड ही है जिन पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, यही मैं कंडसिव एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ कि आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें बच्चा हेल्दी रहते हुए, मतलब हेल्दी साउंड करते हुए बच्चों से इंटरेक्ट अच्छे से कर रहा है, सोशल वेलबींग की तरह बिहेव कर रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट में फिट हो जाए। देन है नोट रोट लर्निंग, आपको क्रैमिंग से बिल्कुल ही दूर रखना है, क्रैम करने देना ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो एनसीएफ की, तो एनसीएफ का मेन डिपेंडेंसी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी उसका लिंक भी। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है? जिसके अंदर बच्चे न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। मैथ्स में भी बहुत बार हम इंडक्टिव चीजें लेके चल रहे होते हैं। इंडक्टिव चीजें मतलब आप फॉर्मूला बताते हो, आप फॉर्मूला बताते हो, आप फॉर्मूला बताते हो, देन आप एक कंक्लूजन पे चले जाते हो। तो लाइक हम पहले बताते हैं 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, ऐसे हम ना चीजें 1000 बार बताते हैं, फिर बच्चे के दिमाग में ये एक चीज क्रिएट हो जाती है कि अगर मेरे पास ऐसा साइन गिवन है तो वो कौन सा साइन है, प्लस सिग्नेचर है वो। क्लियर? नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, कहाँ कहाँ और मैथ यूज हो रहा है? ओरल एक्सरसाइजेज में, डिस्कशंस में, ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज में। ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज जैसे हमने यहाँ पे बनाया, मैंने कहा ये एक सन है बेटा, ये दूसरा सन है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी। मैंने कहा बच्चों इन्हें ऐड करो, तो बच्चों ने फटाफट ऐड कर दिया कि मैम 2 होंगे। फिर मैंने एक और सन बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया। तो ये चीजें मैं ऑरली से ज्यादा आपको बता के करा सकती हूँ। और ऑरल एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन में है, जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा तुम्हारे पास एक टॉफी है और आप जो दूसरा स्टूडेंट है आपके पास भी 2 टॉफी है, तो ये ऑरल एक्सरसाइजेज हो जाएंगी जिसमें आप सिर्फ मुंह से बोल के चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज हो जाएगी जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम को राइट कर रहे हो, रिटन फॉर्मेट में दे रहे हो। ठीक है? देन इसके बाद आते हैं इनोवेटिव आइडिया। अब इनोवेटिव आइडियाज क्या है? मान लो मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा जोड़ो, बच्चे ने क्या किया? 5 और 3, बच्चे ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 बात थी, तो बच्चे ने फटाफट लिख दिया कि मैम 8 होगा। फिर दूसरे बच्चे को बोला कि 2 और 2, तो बच्चे ने काउंट किया 1 2 3 4, तो उसने लिख दिया 4। अब किसी को ये ना आता हो तो वो बच्चा क्या करेगा? वो करेगा चलो मैं ना ये कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2। तो देखो एक बच्चे ने जो सोचा उससे अपोजिट दूसरा सोच रहा है, उसने कुछ और क्या, देखो आंसर तो हमारा सेम आ रहा है नो डाउट, बट इससे हेल्प हो रही है बच्चे की। किसी के पेरेंट्स ने बताया होगा कि ऐसे नहीं बेटा तुम ना डिजाइन बना लेना कोई, तो उसने ट्रीज बना लिए, वो अब काउंटिंग दे रहा है। तो ऐसे तो इनोवेटिव मेथड है जब आप न्यू मेथड को अपनी कंफर्ट के लिए अपने आप इन्वेंट कर लेते हो, तो आपके इनोवेटिव मेथड हो जाते हैं।
देन कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, मैथ्स में आप इमेजिनेशन नहीं दे सकते, मैथ्स में इमेजिनेशन होगी तो उसका रिजल्ट जरूर कॉन्क्रीट होगा। अब आप बोल सकते हो कि मैम इमेजिनेशन तो हम देते हैं, कहते हैं कि मान लो आपके पास एक टॉफी हो, एक टॉफी हो, मान लो बहुत करते हैं, ठीक है, लेट बहुत करते हैं, लेटिंग बहुत करते हैं आप, लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्ट, लेट दिस अ चाइल्ड हैव द 5,000 रुपीज, दैट हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, बट इनके रिजल्ट आप देखो, अगर मैंने कहा कि आपके पास भी एक टॉफी है और दूसरे बच्चे के पास है, तो रिजल्ट हमेशा कॉन्क्रीट होगा, उस रिजल्ट को आप शो कर सकते हो। इमेजिनेशन बेशक से हो सकती है, बट इमेजिनेशन भी कॉन्क्रीट थिंग्स पे ही लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में मैथ बहुत जगह यूज होता है। मान लो आपको मैंने बोला कि एक्शन रिसर्च बनाओ, ठीक है, जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा नया वर्ड लगा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च। आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में या डीएलएड सेकंड ईयर में या किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे एक्शन रिसर्च की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में ड्रॉप कर दूंगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। अगर आपको एक्शन रिसर्च बनानी है तो आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक्शन रिसर्च नहीं सोच रहे हो तो आप एक प्रैक्टिकल सोच रहे हो कि आपको एक प्रैक्टिकल बनाना है, तो आपके पास नंबर ऑफ शीट्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ पेन्स होने चाहिए, आप कोई डिजाइन बना रहे हो, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैथ्स वहां भी यूज हो रहा है कि आप शीट्स काउंट करोगे, आप शेप्स कट करोगे, आप सिमेट्री देखोगे। अब पूरा फ्लावर कट करने के लिए तब पूरा नहीं करोगे ना, आप एक हाफ फोल्ड कर लोगे, एक शीट पे कट कर लोगे, तो दूसरे पे डिजाइन सेम आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में भी हमारी मैथ्स यूज होता है। इसके बाद है हमारा डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना होता है कि एक जगह से ढूंढा, दूसरी जगह पे ढूंढा, ऐसे आप चीजों को क्या कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहां भी नई नई चीजें जब डिस्कवर हो रही है तो वहां भी मैथ्स की यूज होती है। अब मैथ्स जो है, आपको वैसे तो सब मैथ्स से फियरफुल ही फील करते हैं, मैथ्स को सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और एक ट्रॉमा मानते हैं कि अगर हम मैथ्स पढ़ेंगे तो एंजाइटी हो जाएगी, बच्चे बहुत डरते हैं। बट टीचिंग एंड लर्निंग, जब मैथ्स आपको इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाता है, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स तो इतना इजी सब्जेक्ट है, उस फियर को दूर करने के लिए भी, टीचिंग लर्निंग के फियर को दूर करने के लिए भी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैथ्स में आप चीजें सॉल्व करने लग जाते हो तो आपका जो मोरल है वो बूस्ट करता है एंड यू फील मोटिवेटेड। क्लियर? इसके बाद आता है रियल लाइफ सिचुएशन। मैथ्स में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं दी जाती जो रियल नहीं हो सकती। आपको ये नहीं बोला जाता कि आप थिंक करो कि आपके पास 5 चंद्रयान है, ऐसा नहीं बोला जाता। आपको बोला जाता है आप लेट करो कि आपके पास 5 नोटबुक्स हैं, 5 पेन्स हैं, आपके पास 5 टॉय कार्स हैं। ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती हैं जो डेली लाइफ में यूज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली रूटीन में आप बहुत सारे काम करते हो जो आपको एक सीरीज से करने होते हैं, वहां पे जरूरत होती है। देन टाइम मैनेजमेंट में मैंने कहा कि आपका वेकअप टाइम कितना है, आपका स्कूल टाइम कितना है, आपका ऑफ टाइम कितना है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। देन इसके बाद बाइंग सेलिंग, ये तो बहुत इजी चीजें हैं कि जब हम दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम शॉपकीपर से उस चीज का अमाउंट जरूर पूछते हैं। अगर आप अमाउंट नहीं पूछे तो आप एक अमाउंट लेके जाते हो, मान लो आप 100 रुपीज लेके गए और 50 रुपीज की आपने चॉकलेट ले लिया, तो वो अमाउंट आपको 50 रुपीज रिटर्न करेगा। तो आपको इस चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। देन प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो मैंने एक को पैसे, किसी ने मुझसे पैसे बोरो किए हैं कि मैम मुझे ना 1000 रुपीज दे दो, और उसने कहा है कि मैं आपको ये 2 महीने बाद दे दूंगी और मैं आपको पैसे दे दूंगी 120। ओके, मैं क्या बोल रही थी कि मान लो किसी फ्रेंड ने मुझसे बोरो कर लिया कि आप मुझे 1000 रुपीज दे दो और मैं आपको ये आफ्टर 2 मंथ्स दे दूंगी, बट मैं आपको अमाउंट पे कर दूंगी 150। तो ये भी क्या है, तो मुझे ये पता होना चाहिए 1050, सॉरी, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे उसमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अब बात आती है कुकिंग की बात आ रही है, तो आप राइट प्रोपोर्शन देखते हो ना, मतलब अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपकी मदर खाना बना रही है तो वो राइट प्रोपोर्शन देखते हैं कि जो
टर्मरिक रहेगी उसकी परसेंटेज क्या रहेगी, मतलब मम्मा परसेंटेज पे बात नहीं करती हैं, नंबर ऑफ स्पून्स पे बात कर लेते हैं कि कितने स्पून उसमें हल्दी डालनी है, कितने स्पून उसमें सॉल्ट डालना है। तो ऐसे तो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में भी मैथ्स यूज हो रहा है, बट वी आर नॉट अवेयर दैट मच कि हम ये सोचे कि यहाँ पे मैथ्स यूज हो रहा है। आपको जैसे टी बनानी है, चाय बनानी है, तो आप 1 कप वाटर चढ़ा रहे हो, 1 कप दूध ले रहे हो, तो ऐसे हमारी चीजें क्या हैं, डेली लाइफ रूटीन से जुड़ी हुई हैं और मैथ्स हमारी इनमें भी हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद है नाउ आर एज इज अ कंप्यूटर एज। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज द फॉर्मेट फॉर द ऑनलाइन टीचिंग। मेरे पास वेब कैम है, लैपटॉप है, पेन टैब है, ये सारी चीजें हैं, तो हमारी कंप्यूटर एज है, मतलब हम नेट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और ये सारी चीजें छोड़ो, अगर आप लर्निंग टीचिंग नहीं बात कर रहे हो तो बहुत सिंपल चीजें हैं कि हम गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के साथ। सिंपली गेम्स में आपके स्कोर होते हैं, स्कोर बूस्टर होता है आपके पास कि मेरा स्कोर इतना चला गया है। आपके पास लेवल्स होते हैं कि आप 1 लेवल पे हो, आप 1000 लेवल पे हो, आप कितने लेवल पे हो। तो गेम्स में भी पजल्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। देन मैथ्स यूज होता है, कंप्यूटर में भी होते हैं ये चीजें, और मैथ्स पेंटिंग में भी यूज होता है कि मान लो मैंने एक शेप बना दी है और मुझे उसे कलर करना है, तो मैं इस पोर्शन को कितना कलर करूंगी, इसको कितना करूंगी, इसको कितना करूंगी। अगर आप शेप नहीं बना रहे हो तो आप डिजाइन बना सकते हो कि मैं एक डिजाइन लेके चली हूँ ऐसा। तो दीज आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, तो हम ये बता सकते हैं। तो दिस इज द ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देन बात आती है टाइपिंग में। तो टाइपिंग में आप नंबर्स टाइप कर रहे होते हो, 1 2 3 द अल्फाबेटिकल नंबर ABCD, आप ये चीजें टाइप कर रहे होते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कीबोर्ड पे कहाँ पे है। तो हमें जब इन चीजों की इंफॉर्मेशन होती है तो हम इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और यूसेज भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में कहा, अभी मैंने बोला कि पैटर्न्स बना रहे हो, आपने टेसेलेशन सुनी है, घर में टाइल्स देखी होंगी, घर बनते देखा होगा, ब्रिक्स देखी होंगी। तो हमारे पास ना कुछ ऐसा होता है कि मान लो मेरे घर में ऐसी टाइल्स हैं, कुछ ऐसी हैं, तो कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है, एंड दीज आर टाइल्स आर रिपीटिंग देयर पैटर्न अगेन एंड अगेन। तो वो ऐसे ना रिपीट करती रहती हैं। ये टेसेलेशन होती है कि जब आपकी एक ही इमेज नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती रहती है और वो पैटर्न या डिजाइन बना रही होती है, तो आप उसे टेसेलेशन बोलते हो। तो दिस इज ऑल्सो द पैटर्न जिसके अंदर आप मैथ्स यूज कर रहे हो। देन आती है ज्योमेट्रिकल शेप्स। कुछ भी शेप्स होती है आपके, ट्राइंगुलर हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, तो इन सारी चीजों में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, मैथ्स यूज कर रहे हैं। और इसके बाद ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स में आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी कि कोई चीज कैसे बनाई जाती है, एंगल पढ़े होंगे, है ना। इन चीजों में भी हमारा मैथ्स यूज होता रहता है। इसके बाद आती है हमारी रिडल्स, जैसे सुडोकू आता है आपके पास, और भी रिडल्स होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ आई हैव 100 रुपीज एंड आई गो टू शॉप एंड परचेज दिस, तो व्हाट अमाउंट आई हैव, ऐसी ना रिडल्स दे दी जाती है बच्चों के सामने, तो बच्चे वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखो मैथ्स क्रिएटिविटी में भी यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा स्कोप। आई थिंक आप लोगों को बियॉन्ड क्लासरूम समझ आ गया होगा कि क्लासरूम के अलग कहाँ पे यूज है। अब है स्कोप ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट आउटसाइड। अब हम सिर्फ प्राइमरी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। एलिमेंट्री लेवल पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो यूज कर रहे होते हैं, बट हम ऐसे कंसेप्ट लेके आते हैं हम एलिमेंट्री लेवल पे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूसेज नहीं है उनका। तुमने देखा भी होगा कि अगर हम छोटे बच्चों की बुक ओपन करके देखते हैं ना, तो उसके अंदर प्लस मिलता है, माइनस मिलता है, आपको एबेकस मिलता है, आपको नंबर वर्डिंग में लिखने होते हैं या वर्ड नंबर दे दिया होता है, आपको न्यूमेरल्स में लिखने होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीजें वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहा होता है। तो इसीलिए हम ऐसी चीजों से बच्चे को फर्स्ट अवेयर कराते हैं, प्रायर नॉलेज दे रहे होते हैं कि उन चीजों का ज्ञान उसे हो जाए और वो अपनी डेली लाइफ में भी एज इट इज उन्हें यूज कर पाए। देन आता है मार्केट में चीजें देख रहे होते हैं।
आप गए हो मार्केट में, आपके पास कोई भी अमाउंट है, आपने देखा एक टॉय डॉल देखी, फिर आपने देखा कि इस पे एमआरपी तो 500 है और आपने देखा कि ओ आई हैव द पॉकेट मनी ऑफ ओनली 300, तो मैं ऑब्जर्व करके चीजें छोड़ दूंगी। इसके बाद है बाइंग सेलिंग, ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई शॉपकीपर से कोई चीज खरीदनी है या शॉपकीपर को वो चीज आपको सेल करनी है, तो वहां भी अमाउंट पे या मनी पे सारी चीजें चल रही होती हैं, तो भी हमारा मैथ्स यूज हो रहा है। अब शॉपकीपर से अगर आपने ज्यादा चीजें ली हैं या कम भी चीजें ली हैं, तो वो शॉपकीपर बिल बना के देता है। बिल ऐसे बना देता है जिसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आपके वो थिंग लिखी होती है, उसका अमाउंट लिखा होता है, मान लो एक 10 रुपए की है, फिर यहाँ पे उसके नंबर ऑफ आइटम लिखे होते हैं, फिर यहाँ पे टोटल बन जाता है 50 रुपीज की हो गई। फिर यहाँ पे तुम्हारी कोई थिंग है, उसका अमाउंट 20 रुपए है और वो 2 है, तो यहाँ पे 40, तो ऐसे ना बिल बना के दे देते हैं। इसके बाद आती है काउंटिंग ऑफ मनी, पैसे काउंट कर रहे होते हैं हम। देखो घर पे सब बजट बना के चलते हैं और बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी का बजट बना रहे होते हैं, तो वहां पे भी हमारे मनी काउंट करने की इंपॉर्टेंस है। देन प्रोसेस ऑफ वेट, बच्चे को वेइंग करते हैं तब कि आपका वेट कितना है, लाइक 15 kg है, 20 kg है, 25 kg है। और प्रोसेस ऑफ वेट का मतलब सिर्फ यहाँ पे बच्चे का वेट नहीं है, यहाँ पे वेट है कि आपने 10 रुपए का चॉकलेट खरीदी है, तो उसने कितनी ग्राम आपको चॉकलेट दी है, कि मान लो 5 ग्राम आपको अवेलेबल हुई है, ठीक है। आप 20 रुपीज लेके गए हो, आपकी मम्मा ने बोला है कि आप राइस लेके आना, तो कितने राइस आ जाएंगे उसके अंदर, कि 50 ग्राम आएंगे, 500 ग्राम आएंगे या 1 kg आ जाएंगे। ऐसे ही मतलब आपका जब प्रोसेस ऑफ वेइंग चलता है, तो वहां पे हमारे मैथ्स की यूसेज है। ये चीजें मैं कहाँ बता रही हूँ कि हमारी क्लासरूम में बच्चा है, उस बच्चे को क्लासरूम से बाहर देखने को मिल रही है ये चीजें। क्लियर? इसके बाद है गार्डन। गार्डन का मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ गार्डन कंस्ट्रक्ट हुआ है, कि आपका गार्डन ऐसा है, स्क्वायर शेप का है, राउंड शेप का है, ओवल शेप का है, इनमें, ठीक है। फिर गार्डन में कितना जो पोर्शन है, कितना उसका एरिया कवर किया जाएगा स्विंग्स के लिए, झूले लगे हैं जहाँ पे, कितना पोर्शन कवर किया जाएगा ग्रीनरी के लिए। देन इसके बाद कितना पोर्शन कवर किया जाएगा जॉगिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही कितना पोर्शन कवर किया जाएगा द सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो ऐसे। इसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और दीज आर आल्सो द ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हम गार्डन में यूज कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया। देन ब्रिक्स एंड स्टोन्स, जैसे हमारे कुछ भी डेकोरेटिंग स्टोन्स लगे हो सकते हैं, या फिर जब गार्डन प्रिपेयर हुआ होगा तो सबका जो फाउंडेशन है वो ब्रिक्स से ही बनता है। वी ऑल नो कि ब्रिक्स मिलके हमारी चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी होंगी उसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद फाइंड आउट्स। फाइंड आउट्स हैं, मान लो आपको जैसे डायरेक्टरी दे दी जाती है कि यहाँ से जाओ पार्क है, यहाँ से जाओ जिमिंग एरिया है, यहाँ से जाओ आपका सिटिंग है, यहाँ से जाओ स्विंग है। तो जो फाइंड आउट्स हैं वो लगे होते हैं जिनसे आप रास्ते ढूंढ सकते हो। क्लियर? इसके बाद आती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? स्टूडेंट्स का ना अपना ऑन परसेप्शन होता है और अपनी इमेजिनेशन होती है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, अ फ्रॉग क्लाइम 30 मीटर ऑन अ पोल इन अ डे, मतलब एक दिन में वो 30 मीटर ऊपर पहुंच जाता है, बट जैसे ही रात होती है वो सो जाता है, फिर वो नीचे खिसक जाता है 20 मीटर। उसे पोल पे चढ़ना है। इफ द पोल इज मीटर्स हाई, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, मान लो 20 मीटर्स हाई है, 40 लगा लेते हैं, 40 मीटर हाई, देन हाउ मेनी डेज द फ्रॉग विल टेक। अब देखो ये है पोल, 30 मीटर आया फ्रॉग, 20 मीटर फिर नीचे आ गया, तो कितने मीटर चला? 10। फिर ऐसे ही चला, फिर अगले 20 पे पहुंच गया, फिर ऐसे चला 20 मीटर, फिर स्लिप हो गया तो 30 पे, फिर ऐसे चला, फिर स्लिप हो गया 40। तो मतलब अगर मैं देखूं तो वो पूरे दिन में, मतलब डे प्लस नाइट, पूरे 20 आवर्स में सिर्फ 10 मीटर चल रहा है। फिर अगली बार फिर ऐसे ही कर रहा है, फिर 10 मीटर्स चल रहा है, फिर 10 मीटर्स चल रहा है। तो हमें पता चला कि वो एटलीस्ट 4 डेज तो लेगा ही लेगा उस पोल के टॉप तक पहुंचने में। तो बच्चों की अपनी अपनी इमेजिनेशन है, बच्चा ऐसे भी कर सकता है, बच्चा कुछ और रीजन लगा के भी कर सकता है कि फ्रॉग कैसे पोल पे चढ़ेगा। तो मैं ना एग्जांपल ले लेता हूँ कि बिल्ली चढ़ रही है, ठीक है, या मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि चींटी चढ़ रही है वहां पे,
ठीक है, आंट चढ़ रही है। तो ऐसे ना बच्चों की इमेजिनेशन और परसेप्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक बच्चा ऐसे भी इमेजिन कर सकता है कि 30 मीटर चढ़ रहा है, फिर रात को फिर 20 मीटर चढ़ रहा है। उससे मतलब साइंस की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। उसने कहा कि मैम वो तो ना 40 मीटर क्या 50 मीटर चला जाएगा एक दिन में। कुछ बच्चों की परसेप्शन हो सकती है, उसने रात का नहीं देखा, दिन में चढ़ रहा है, रात को तो सो रहा है मैम, तो 30 मीटर जा रहा है, तो वो तो 1 डे और कुछ आवर्स ही लगाएगा। मतलब बच्चों की अपनी थिंकिंग पावर होती है, तो वहां पे भी वो सोच समझ रहे होते हैं ना, तो मैथ्स यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक क्रिएटिव एक्टिविटीज, जैसे स्केचिंग कर रहे होते हो आप, कलर्स का प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होनी चाहिए कि किस कलर को, देखो यहाँ पे देखो ये कोई और कलर है, ये डार्क है, ये उससे भी डार्क है, ये लाइट कलर है और ये सबसे लाइट कलर है ना, दिस वन। तो ऐसे सारे कलर्स का प्रोपोर्शन है जब आप स्केचिंग भी कर रहे होते हो। पेंटिंग में भी ऐसा ही होता है कि आप पेंट का प्रोपोर्शन रखते हो। डेकोरेशन, जैसे मैंने टेसेलेशन बताया, जब आप कुछ डेकोरेट कर रहे होते हो, तो मान लो आपको एक फोटो फ्रेम ही अपनी वॉल पे लगाना है, नंबर ऑफ फोटो फ्रेम है, तो आप ऐसे डिजाइन बना सकते हो कि मैं ऐसे बड़े वाली पिक्चर यहाँ रख लेती हूँ, छोटी पिक्चर्स यहाँ लिख लेती हूँ। तो मैंने ना डेकोरेट करते हुए भी आइटम्स को अरेंज किया है, तो वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इन मैथ्स। देन प्लेइंग गेम्स में करते हो, मैंने अभी बोला था बेटा कि स्कोर बोर्ड हाई है कि आपका स्कोर बोर्ड डाउन है, वो देखते हो, आपकी लेवल देखते हो, फिर कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। टीम्स बना रहे होते हो कि अगर मेरे को क्रिकेट टीम बनानी है तो 11 मेंबर्स तो एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास एक बॉल होनी चाहिए, फिर मेरे पास विकेट होनी चाहिए जिसमें 3 स्टैम्प्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो मेरे पास होनी चाहिए। तो प्लेइंग में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग द मैथ्स। इसके बाद आते हैं हमारे फेस्टिवल्स जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो हमें पता है इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त। फिर इसके बाद रिपब्लिक डे, ये हमें पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे टीचर्स डे, ऐसे ही ना अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेट पे ही आते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, ये स्पेसिफिक डेट पे आते हैं। अब कहोगे कि मैम हमारे कुछ ऐसे रिलीजियस भी होते हैं जैसे दिवाली, तो मैम हम तो उसे एक डेट पे नहीं बनाते। बेटा देखो, अगर तुमने कभी पढ़ा होगा तो वो अमावस को ही मनाई जाती है। तो अमावस्या का क्या मतलब है, वो भी एक स्पेसिफिक डेट होती है कि आफ्टर काउंटिंग ऑफ 15 डेज तो हमारा जो मून है वो दिखना बंद हो जाएगा, तो आप उसे अमावस्या बोलते हो। दिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक डेट, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो उनकी काउंटिंग हम नहीं कर रहे होते, बट हमारे पेरेंट्स को पता होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर सकते हो। तो व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो भी आपको आपकी डेट, बर्थ डेट का पता होना चाहिए, देन यू आर एबल टू सेलिब्रेट। अगर आपको आपकी एज जाननी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी एज कितनी हो गई, कि मुझे कब 25th बर्थडे मनाना है, कब 30th मनाना है। ऐसे आप अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी मना रहे हो, तो इन फेस्टिवल्स में भी, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस में भी हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं। देन आता है प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड में ऐसे खेल कूद में आप कहाँ यूज कर रहे हो, लूडो में यूज कर रहे हो, बहुत आसान है कि आपका जो डाइस है उस पर 2 नंबर आया है, 3 नंबर आया, आप अपनी गोटी को उतना ही चला पाते हो। देन चेस में भी आपके पास कॉलम होते हैं, तो कितने कॉलम आप जंप कर सकते हो, कब कर सकते हो। कबड्डी टीम होती है, आपको एक सेंटेंस बार बार बोलना होता है, ठीक है, आप कितने मेंबर्स को वन टाइम पे टच किया तो उतने मेंबर्स आउट हो जाएंगे। तो इन सब के लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ काउंटिंग तो होनी चाहिए। ऐसे ही फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब में ना टीम मेंबर्स होते हैं, और इन टीम मेंबर्स के साथ कितने आउट हो गए हैं, कितने इन गेम रहेंगे, कैसे आप उन्हें बाहर कर सकते हो, ये सारा क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो हम गेम्स खेलते हुए भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, एंड वी आर नोटिफाइंग और नोटिसिंग आवर स्कोर बोर्ड। देन आता है मैथमेटिक्स एवरीवेयर, कि हमने देखा कि हमें अब तक पता तो चल गया है कि मैथ्स हर जगह है, बट अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि मैथ्स एवरीवेयर कैसे है। हमने देखा पार्क में है, मतलब गार्डन में है, देखो कुकिंग में भी है, बजटिंग में है, इन सब चीजों में मैथ्स यूज हो रहा है। तो अब और भी चीजें आपको देखनी है कि मैथ्स और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सो वी आर एबल टू से दैट कि मैम मैथ्स इज एवरीवेयर, ऐसी कोई जगह अनटचेबल नहीं है जहां पे मैथ्स ना हो। किसी भी रीजन से मैथ्स वहां है, अगर वहां काउंटिंग नहीं हो रही है तो वहां पे शेप्स हैं, वहां पे डिजाइन्स हैं, ये सारी चीजें तो है ही है, वेट है, ऑक्यूपाई कर रहा है मास, तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके लिए भी हमें मैथ्स की न्यूमेरिक डिजिट्स का
पता होना चाहिए। फर्स्ट है नेचर में। नेचर्स में देखो जैसे शेप्स की बात करी तो पूछो मैम शेप कहाँ होती है? आप मोस्टली ट्री बनाते हो तो कुछ ऐसे बनाते हो, हिली एरियाज पे कुछ ऐसे होते होंगे। अब इन्हें भी छोड़ो, हम लीव्स बनाते हैं। अगर तुम्हारे किसी ट्री के लीव्स ऐसे हैं तो सारे लीव्स ऐसे ही मिलेंगे, तो देखो शेप सेम है, ठीक है। अब इसी में मैं बता दूं तुम्हें कि सिमेट्री हो रही होती है, ठीक है, सिमेट्री हो रही होती है आपकी। सिमेट्री का मतलब देखो ये जो ये मिडरी है ये लीफ की, इसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, दिस वन एंड दिस वन। देन इसके बाद काउंटिंग ऑफ थिंग। नेचर में जो भी चीजें, मैंने कहा कि बेटा आप अपने पार्क में जाओ और वहां पे ट्रीज काउंट कर लो, तो वहां पे भी अपने नेचर में भी आप क्या यूज कर रहे हो? मैथ्स का यूज कर रहे हो। देन आता है कुकिंग, प्रोपोर्शन, है ना, मैंने बताया ना आपको कि प्रोपोर्शन की जरूरत होती है आपको, कि आप कितने प्रोपोर्शन डालोगे सॉल्ट का, स्पाइसेस का, चिली का, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद है अमाउंट। अमाउंट कितना डालना है आपको, कितना आपको अमाउंट यूज करना है वाइल कुकिंग, कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर मुझे यूज करना है, वाटर इतना यूज होगा। वाइल यू आर मेकिंग टी, कॉफी, तो आपको कितना मिल्क यूज करना है। इन सारी चीजों की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लोथिंग, भाई देखो सब भी कपड़े पहनते हैं तो सबको पता है, या तो हम अपने कपड़े स्टिच कराते हैं ना, तो आप अपना मेजरमेंट दे के आते हो टेलर को, ठीक है, वो मेजर कर लेता है कि आपका शोल्डर्स कितने हैं, हिप कितनी है, चेस्ट कितनी है, इन चीजों को वो मेजर कर लेता है। मेजर करने के बाद ही वो उन कपड़ों को स्टिच करता है। अगर ये भी छोड़ो कि नहीं मैम हम ना स्टिच नहीं कराते हैं, हम तो ना शॉपिंग करते हैं सिर्फ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑफलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, तो आपके पास ना बता देता है वो शॉपकीपर कि आपको एम साइज आता है, स्मॉल साइज आता है, एक्सएल आता है, एल आता है या डबल एक्सएल, जो भी चीजें आती हैं। तो हमारे ड्रेस में भी हमारी शेप्स को नोटिस किया जाता है और साइज देखा जाता है, ड्रेस का डिजाइन बनाया जाता है। मान लो एक ड्रेस मैंने बनवाई है तो मैंने स्लीव्स का कुछ डिजाइन बनाया है ऐसे ऐसे करके, तो दूसरी स्लीव्स का भी ऐसे कुछ करके मुझे डिजाइन बनवाना पड़ेगा। यहाँ मैं अगर फ्लावर लगवा रही हूँ या फिर कोई पैटर्न बनवा रही हूँ तो वो पैटर्न रिपीटिशन में है, तो इन सारी चीजों में भी हमारी क्या यूज हो रहा है? मैथ्स का यूसेज हो रहा है। देन बैंक्स, बैंक्स में तो भाई मैथ्स ही यूज होता है। आप पैसे जमा कराते हो, पैसे निकलवाते हो, यू आर क्रेडिटिंग योर अमाउंट, यू आर डेबिटिंग द अमाउंट। देन योर टोटल बैलेंस शीट क्या रहेगी? अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, मतलब एफडीज है, तो आपने कितना डिपॉजिट कराया था, आफ्टर 5 to 6 ईयर आपको वो डबल हो जाएगी, 75% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इन सारी चीजों में तो मैथ्स यूज हो रहा है। देन आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता है मतलब जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते होते हैं, तो इसके अंदर है प्लानिंग। प्लानिंग करनी है कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का क्या नक्शा रहेगा, कि यहाँ पे कितने फ्लोर रहेंगे, कितने रूम्स रहेंगे, ये रूम्स की एरिया क्या रहेगा, विंडो कहाँ पे लगेंगी, डोर कितनी विड्थ के होंगे, कितनी लंबाई के होंगे, कितनी चौड़ाई के होंगे, तो इन विड्थ ऑफ वॉल कितनी होगी। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन सुनी होगी तो आपको पता है कि 4 इंच की होगी, 9 इंची होगी, 18, 14, ऐसे ना विड्थ ऑफ वॉल भी डिसाइड होती है। फ्लोरल डिजाइन क्या रहेगा, आप कितने अगर आपका बेस लाइन इतनी है तो आप अपने रूम्स को कितना हाइट पे रखना चाहते हो, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन भी फॉर आर्किटेक्चर आपको होनी चाहिए, नोट आपको होनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो रहा है। डेकोरेशन में मैंने अभी बताया पेंटिंग, कारपेट डाल रहे हो, टाइल्स डाल रहे हो, तो यहाँ भी मैथ्स यूज हो रहा है। इसके बाद है पैक्ड फूड। आप जब पैक्ड फूड ले रहे होते हो तो आप अमाउंट पूछते हो कि भैया ये 10 रुपए का है, 2 रुपए का है, 3 रुपए का है, उस पर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो जैसे वेट मेंशन होता है कि हाफ एन केजी का है, प्राइस मेंशन होता है कि प्राइस इतना है, 1000 रुपीज है, परसेंटेज कंपोजिशन मेंशन होती है। पैकेट फूड लेके आना तब देखना कि वहां पे लिखी होगी कि फैट कितने परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट है, विटामिन कितने डले हुए हैं, मिनरल्स का परसेंटेज क्या है, सॉल्ट कितने परसेंट है, ठीक है। इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होती है। देन पीरियड ऑफ वैलिडिटी, आपको ना एक एक्सपायरी डेट मिलती है कि बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, तो जिस डेट को वो बना है या जिस जो भी मैन्युफैक्चरिंग मंथ है, तो उससे देख लेना कि 24 महीने कब कंप्लीट होंगे, तब तक वो आपका पैक्ड फूड
आपके लिए एडिबल है या फिर जिस भी चीज के लिए आप लेके आए हो, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाता है। देन डिस्काउंट ऑन सेल, अगर मान लो तुम शॉपिंग करने गए हो और आप लोग गए हो मॉल में, ठीक है, आप गए वहां पे, आपने एक लोअर देखा, ठीक है, उस पे अमाउंट डाला हुआ था 100 रुपीज, फिर आपने सोचा 100 नहीं मानते हैं, नहीं तो फिर सेम आ जाएगा, आपने देखा कि 200 रुपीज डले हुए हैं और कहा कि ना 50 + 20% ऑफ है, तो आपने हिसाब लगा लिया, अरे 70% ऑफ है, दैट मीन्स 200 × 70 डिवाइड बाई 100, 140 तो ऑफ है, इसका मतलब 60 रुपीज की पड़ेगी। नो, आपको डिस्काउंट मार्क करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अगर 200 का है तो पहले 50% ऑफ है, मतलब अब 100 का बच रहा है वो, अब 100 पे भी 20% ऑफ है, विच मीन्स 20 रुपीज और ऑफ है, तो वो कितने का अमाउंट बना उसका, 80 रुपीज का। आपको डिस्काउंट निकालना आया 50% प्लस 20% का मतलब है 50% ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड आफ्टर 50% जो भी आपका प्राइस आएगा उस पे भी 20% ऑफ है। क्लियर? देन फाइंडिंग द सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस, आपको ये देखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस वही 200 था तो वो सेल किस प्राइस पे कर रहे हैं, इस चीजों के लिए आप अवेयर होने चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी बुद्धू बना सकता है। देन आती है फार्मेसी। फार्मेसी मतलब जहाँ पे आपकी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, और ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ड्रग्स को नेगेटिव में मत लेके जाना, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होती हैं। देन आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो आपको ना दवाइयों की भी एक्सपायरी मिलती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ क्या केमिकल जाएगा और वो जाके कैसे आपके स्टमक में रिएक्शन करेगा या आपको उस चीज़ों से कितना फ़ायदा होगा, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी सारी फार्मेसी नोटिस करती है, तभी कोई ड्रग प्रिपेयर किया जाता है। देन आता है गेम्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मैंने अभी आपको बताया। एरिया ऑफ फील्ड क्या रहेगा, कितना एरिया होना चाहिए। क्रिकेट के आपने मैदान देखे होंगे तो हर जगह ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक रूम का एरिया बना दूं तो भी क्रिकेट खेला जा सकता है, नहीं। स्कोर बोर्ड उसके अंदर होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं, एंड द गेम ऑल्सो हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट आता है लॉटरी। लॉटरी में क्या होता है, सबसे पहले लॉटरी की टिकट होती है, उस लॉटरी की टिकट पे कुछ नंबर डिनोट होता है, ठीक है। इसके बाद अमाउंट डिनोट होता है कि आपको 100 रुपए में लॉटरी खरीदनी है और अगर आप लॉटरी जीत जाओगे तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी, जब भी आप लॉटरी की टिकट लगा रहे होते हो तो आप प्रोबेबिलिटी भी ढूंढते हो। मान लो कि एक लॉटरी मिलनी है 5000 की, तो मैंने देखा कि 5 लाख लोगों ने लॉटरी अप्लाई की है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बहुत कम हो जाएगी। तो अगर मैंने देखा कि ओनली 5 पीपल्स हैं जो उसे क्लेम करना चाहते हैं, मतलब लॉटरी की टिकट को लेना चाहते हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, तो मैं जाके लॉटरी की टिकट परचेज कर लूंगी। इसके बाद है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस स्टूडेंट की भी हो सकती है, प्रोग्रेस आपके बिजनेस की भी हो सकती है कि ग्रेड्स पहले क्या थे, अब न्यू ग्रेड्स क्या ऐड हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बिजनेस में आपका पहले प्रॉफिट कितना था, अब प्रॉफिट कितना हो गया, या पहले लॉस कितना था, अब लॉस क्या हो गया है, 0 ही हो गया है। तो इन सारी, जब भी आप किसी चीज की प्रोग्रेस को नोटिस करना चाहते हो तो भी हमारे मैथ्स का यूसेज होता है। So student, this is all about chapter 3. I think you don't have any kind of कोई भी query होगी, and if है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का आंसर करके पिन कर दूंगी। So students, keep going, keep growing and keep learning. Bye bye, take care.